नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। हिंदुस्तान की सेना आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान की सेना हर मोर्चे पर सर्वशक्तिमान ही साबित होगी, फिर चाहे बात पाकिस्तान की हो या फिर चीन की। चीन को गलवान में पीटा है, तवांग में पीटा है और पाकिस्तान को तो आजादी के बाद से अब तक हिंदुस्तान लगातार पीटता ही आ रहा है। अब तक हुए सभी युद्धों में पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने चारों खाने चित ही किया है और शायद इसी वजह से पाकिस्तान भारत से सीधी लड़ाई करने की कुव्वत नहीं जुटा पाता। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के दम पर हिंदुस्तान में अस्थिरता लाने की साजिश करता है, लिहाजा हिंदुस्तान ने उसे सबक सिखाने के लिए 2 बार स्ट्राइक का सहारा लिया है। लेकिन अब वो वक्त नजदीक आता दिखाई दे रहा है जब पाकिस्तान के आतंक वाले नासूर का हिंदुस्तान पुख्ता और परमानेंट इलाज कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना ही नीति है और ना ही नियम। जहां तक चीन का सवाल है तो चीन को हिंदुस्तान ने अपनी कूटनीति के दम पर अलग थलग कर दिया है। आज चीन के साथ मात्र पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ही खड़े हैं, जबकि हिंदुस्तान के साथ रूस, फ्रांस, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इजराइल से लेकर दुनिया के कई बड़े और छोटे मुल्क इस वक्त हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। The world sees that this is a nation that will not be coerced. It will not be coerced by anybody. सरहद के पार आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बरकरार है। हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड वहां से होने वाली घुसपैठ को निरंतर नाकाम कर रहा है। Our long-suffering approach had, however, created the danger of normalizing terrorism. That is why Uri and Balakot sent a much-needed message. कई प्रॉक्सी आतंकवादी तंजीमों ने अपने आप को विजिबिलिटी देने के लिए टारगेटेड किलिंग्स की नई टेक्निक अपनाई है। भारतीय सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इन प्रयासों को विफल करने पर संकल्पित है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्र की प्रगति में कोई बाधा न आए। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना भारतीय समाधानों के साथ भविष्य में युद्ध लड़ेगी और विजय प्राप्त करेगी। और सवाल यही है कि ये जो संदेश है वो सही जगह तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और इसका फर्क कितना पड़ेगा, क्योंकि फर्क तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कुछ सवाल हैं जो जरूरी हैं, जो पहुंचने चाहिए। पहला सवाल तो यह कि पाकिस्तान की पुख्ता सर्जरी आखिर कब होगी और इसकी जरूरत भी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, या अपने मन से वो खुद की सर्जरी करने के लिए तैयार बैठे हैं। एलएसी पर चीन की चालबाजी का अंत कब होगा, ये हिंदुस्तान के लोग पूछते रहते हैं, क्योंकि चालबाजी कभी वहां से खत्म नहीं होती। हालांकि सीधी टक्कर चीन भी लेने के लिए तैयार नहीं है। गलवान और तवांग में पिटाई के बाद क्या चीन मान गया है या मान जाएगा, क्योंकि सेना प्रमुख ये भी कह रहे हैं कि हम उस मोर्चे पर भी पूरी तरह से तैयार हैं। और एक सवाल ये कि आतंकवाद का जो रास्ता है वो पाकिस्तान आखिर कब छोड़ेगा,
कब सुधरेगा, कब वहां से जो घुसपैठिए हैं वो आने बंद होंगे, और अगर ये हो गया तब तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद का अगला कदम क्या होगा, ये आज चर्चा का विषय है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करा दें। इस वक्त हमारे साथ उज़्मा कारदार हैं, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका स्वागत है, खैर मकदम है उज़्मा कारदार। हमारे साथ इस वक्त अमजद अयूब मिर्जा हैं, पीओके के एक्टिविस्ट हैं। मिर्जा साहब, स्वागत है आपका। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी। और सबसे पहले सिन्हा साहब, मैं आपको मुबारकबाद देते हुए, आज आप लोगों का दिन है, वैसे तो पूरे देश का दिन है, और आज इसीलिए दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में यह जलसा किया गया, यह आयोजन किया गया, परेड की गई कि पूरे देश का एक एक व्यक्ति आप लोगों के साथ ये जश्न मनाए। तो पहले तो आपको बधाई। और दूसरी बात, जो जनरल साहब कह रहे हैं, जनरल मनोज पांडे, वो कह रहे हैं कि अभी भी वहां पे चीजें खत्म नहीं हुई हैं, कुछ स्लो जरूर हुई हैं लेकिन खत्म नहीं हुई हैं। तो कोई डेडलाइन तैयार करेगी सेना, या वेट करेगी कि अगर वहां से कुछ बड़ा होता है तभी हम जवाब देंगे? मिस्टर राम, आर्मी डे पे हमको बधाई देने के लिए, पूरे सेना को बधाई देने के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, और पूरे देशवासियों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं। मैंने 38 साल नौकरी किया सेना में, और उसके पहले मैं 6 साल सैनिक स्कूल और 3 साल एनडीए और 1 साल आए में, तो जिंदगी के 48 साल मैंने सेना को दिया। और मैं देशवासियों को यही कहना चाहता हूं, आप चैन की नींद सोइए, सेना आपकी सब समस्या बॉर्डर पे उसको ठीक कर देगी, और कर रही है। और दुश्मनों की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी तरफ देखे। हम सशक्त हैं, पहले भी हम सशक्त थे, काबिल थे। 62 वॉर के बाद हम उस समय भी हम रहते, लेकिन हमको न बूट्स मिला, न एम्युनिशन मिला, न पॉलिटिकल लीडरशिप मिला, न सपोर्ट मिला। फिर हम कैसे लड़ेंगे? हिंदुस्तान एक प्रजातंत्र देश है, ये पाकिस्तान या ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप का देश नहीं है। तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहेगी, हमको सपोर्ट नहीं करेगी, हम कैसे लड़ेंगे? तो मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मुक्त रहिए। हमको कितनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे, लेकिन राष्ट्र का, मदर इंडिया को हम झुकने नहीं देंगे, भारत माता को झुकने नहीं देंगे। उसकी गरिमा, उसका प्रेस्टीज, उसकी इज्जत हम एकदम आकाश में फहराते रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अब आता हूं बिंदु पे। जनरल, हमारे जो थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने जो कहा है वो सही कहा है। मेरा अपना विश्वास है कि देखिए, किसी का डीएनए नहीं बदलता है। मैं जानवर का नाम नहीं लेना चाहता। एक जानवर होता है, उसको 1 साल 2 साल उसकी जो पूंछ है पाइप में रख दीजिए, पाइप निकालिए तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। नियत, विचारधारा, सोच, कैरेक्टर, उसमें किसी का बदलाव नहीं आता है राम। तो परिस्थिति, हाँ, परिस्थिति एक बहुत बड़ी शिक्षक है, वो कंपेल करती है अगले को कि तुम उसमें थोड़ा बदलाव लाओ, और वही पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी जो अप्रिसिएशन है, मिलिट्री अप्रिसिएशन, 2.5 फ्रंट वॉर सिनेरियो, एक पाकिस्तान फ्रंट, एक चीन फ्रंट, और हिंदुस्तान के अंदर जो जयचंद है उस फ्रंट पे भी सेना को सब पता है, और सेना का पूरा ऑपरेशनल प्लानिंग तैयार है। खाली हमको हरी झंडे की जरूरत है। हरी झंडी सरकार से मिली, प्रधानमंत्री जी से मिली, और हम कूच करके उसको अंजाम देंगे। उसकी पूरी प्लानिंग प्लेस में है, और ये 1-2 साल से नहीं है राम, ये कई दशकों से ये ऑपरेशन प्लानिंग इन प्लेस है। लेकिन 2014 के बाद जो गति उसमें आई है, जो शक्ति प्रदान किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो बहुत प्रशंसनीय है। ठीक है, 10 सेकेंड और। जिस तरह से 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स की कल्पना मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस जी ने की थी, और उस पर जिस गति से काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। और मैं जानता हूं क्यों नहीं हुआ। ये बहुत, मैं अभी पाकिस्तान के लोग हैं तो बहुत ज्यादा मैं ये अपनी अंदरूनी घर की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग एक सॉफ्ट स्टेट की इमेज बना के रखे थे, और इसीलिए पाकिस्तान अपनी मनमानी करता रहा, चीन अपनी मनमानी करता रहा। वो दिन गए। अब हिंदुस्तान एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है, हिंदुस्तान एक बहुत सशक्त राष्ट्र है। और हम जानते हैं, यदि किसी ने हमारी तरफ आंख उठाड़ के देखा तो आंख निकालना कि हमको कला आती है। ये संदेश विश्व के लोगों को मीना चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, और इसके साथ ही हुमायूं सरफराज भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन पहले हिना जी, जो आज भारत के विदेश मंत्री ने भी कहा, भारत के सेनाध्यक्ष ने भी कहा, ये दोनों बातें कहीं ना कहीं जिस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचानी है,
जो पाकिस्तान की फौज तक या चीन तक पहुंचानी है वो वहां तक पहुंच रही हैं बराबर कि नहीं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपनी बात का आगाज इस पॉइंट से करना चाहूंगी कि कहा कि डीएनए कभी नहीं बदलता, कभी आपके मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने ये जिक्र किया, तो वाकई में मैं हंस रही थी और अंदर और मैं कह रही थी कि यू आर एक्सेप्टिंग योर ओन रियलिटीज एंड दैट्स गुड। बाय द वे, विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि इंडिया की बात करें तो उनका डीएनए कभी नहीं बदलता। वो फेक नैरेटिव्स मीडिया पे उसकी बात की जाए, फेक इनकाउंटर्स के हवाले से बात की जाए, कश्मीर में फेक मीडिया चैनल्स जो आपके नैरेटिव्स पोर्ट्रे करते हैं रिगार्डिंग इंडियन स्टेटमेंट्स। आई लिसन टू यू फॉर लाइक 5 and 10 minutes and I really hope कि आप मुझे भी उतना ही टाइम देंगे and you'll be as grateful। फिर हम बात करते हैं टेररिज्म की, तो टेररिज्म के कितने ग्रुप्स इंडिया में टेररिस्ट जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन कौन है? यू नो आप सलाउद्दीन कौन है? FATF में किसको? आप अपने कैसे फील करते हैं सर? Your top journals, your top hierarchy level army officials, your politicians, your bureaucrats, everybody was involved in millions of corruption cases. You want me to quote it? How do you feel safe in that country? और आप इंडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, ये अपनी फौज के मुताल्लिक आप बात करें तो भी समझ में आए। मुझे जरा बताइए हिना चौधरी, जो सवाल आपसे पूछा गया, आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है। अगर ये प्रोपेगेंडा है, अगर ये प्रोपेगेंडा है तो अभी बीते साल में अपनी डेड बॉडीज क्यों उठा के ले गए पाकिस्तान की फौज क्यों डेड बॉडीज उठा के ले गई जो घुसपैठियों को मारा हिंदुस्तान की फौज ने? अगर ये प्रोपेगेंडा था, आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप अभिनंदन के हवाले से बात करते हैं, हम कलभूषण के हवाले से बात करते हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट टेररिस्ट मैन? ये क्या कर रहे थे पाकिस्तान की सरजमीन पे कलभूषण और आप अभिनंदन के हवाले से बात करें, दे वर देयर टू एंजॉय कप ऑफ टी, और वेयर द टेररिस्ट ग्रुप्स, व्हाई द टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ क्या आपका वादा? अभिनंदन आपको टेररिस्ट दिखता है? अभिनंदन आपको टेररिस्ट दिखते हैं? आतंकवादी दिखते हैं? जो ऑफिशियल भारत का MiG-21 उड़ा रहे थे वो आपको टेररिस्ट दिखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया। आप चाइना के हवाले से बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, आपकी स्टेट का डिजाइन है एक्सपेंशनिज्म। कश्मीर आप लेना चाहते हैं और एक्सपेंशन हमारा डिजाइन है। कश्मीर आप लेना चाहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि भूखे पेट सो जाएंगे लेकिन फौज को हथियार देंगे, न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, क्योंकि एक्सटेंशन करना है अपनी सरहदों का। आपको हर बार यहाँ उधारी के टैंक लेकर 1965 में आप चढ़ के आए, उधारी के टैंक लेकर इधर चढ़ के आए और आप बता रहे हैं कि ये एक्सटेंशन हमें करना है। एक्सटेंशन हमें करना होता तो 65 तक जहां तक हमने जीता था वहां तक एक्सटेंशन हो जाता। नहीं समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। आपको समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर। तो आप बताइए ना, 65 में जहां तक एक्सटेंशन करना था वहां तक हो जाता। ये मत एक्सपेक्ट करें कि आप, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहां तक आपकी सरहदें हैं वहीं तक रहना चाहिए, उसके इधर आने की कोशिश करेंगे, उसके लिए सेना की पूरी तैयारी है। हम भी यही चाहते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी जुड़ गए, बैरिस्टर हुमायूं भी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, हिना चौधरी कह रही है कि आपको एक्सटेंशन करना है, आपको बढ़ाना है, ये आपकी नीयत है। जय हिंद। हिना मैम, है ना, आप यदि हमें बढ़ाना होता मैम तो 1971 में हमने ईस्ट पाकिस्तान तो ले लिया था, तो उसको हम भारत के साथ मिला लेते। वो तो हमारा ही हिस्सा था, टूट के निकला था आपके साथ में। तो ये बताइए, हम तो उसको ले लेते, बांग्लादेश क्यों बनाना था हमें? वो हमने मात्र 16 दिन में उसमें फतह पा ली थी और वो आपका बहुत बड़ा अंग था, तो हम मिल जाते, हम मिला लेते, हमें बनाना होता तो। देखिए, भारत की नीतियां, भारत का जो अपना दृढ़ निश्चय है कि हम अपने 1 इंच भी जमीन को छोड़ना नहीं चाहते। कोई हमारी तरफ देखेगा या हमारी तरफ आंख उठाएगा तो उसका वही हर्ष होगा जो 1971 में हुआ था। हेना जी सुन लीजिए। देखिए, आज के दिन में क्या है, और आज स्पेशल इसलिए है कि हमारा 75th आर्मी डे है। इसी जब आप देखते हैं 1947-48 में जब आप हमसे अलग हुई थी, और वो डिजाइन था, ये नहीं कि हमने कर दिया, ये डिजाइन था उस समय वेस्टर्न पावर का कि पूरे के पूरे खंड भारत को खंडित किया जाए, जिससे कि आप अपने आने वाले समय में, जो कि आने वाला 21वीं सेंचुरी है,
कि किस तरह से पाकिस्तान भारत का ही एक ऐसा दुश्मन बन जाए कि दिन रात इसके ऊपर टेररिज्म और भारत इमर्ज आउट नहीं करे। और यह कारण है कि हम लोग इमर्ज आउट नहीं किए। यदि आप सोचती हैं कि भारत से मिलना चाहती हैं, आप पूछिए, आप ही के चैनल में बैठे हुए हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में 12 दिन से लोग चाहते हैं कि भारत के साथ मिल जाएं। वो लगातार कह रहे हैं हमें नहीं जरूरत है मिलाने की। लोग पीओके में कहते हैं, देखिए 99 की कारगिल वॉर मैंने लड़ी थी और कारगिल वॉर में मैं पाकिस्तान के अंदर था। जो एनएलआई की वहां बटालियन होती थी वो हमसे कहती थी, क्योंकि हमने जब उनको बंदी बना लिया तो कहती थी कि सर कब हमें भारत के साथ मिलाएंगे। हमने उस समय भी नहीं किया। आप तो आपके इरादे क्या थे? हमारे पर कारगिल में आके बैठ गए। हमने तो आपको मार भगाया वहां से, मगर हमने 1 इंच भी जमीन आपकी नहीं ली। हाजी पीर याद है 65 की लड़ाई में राम साहब, जब मैं इनको समझा दूं, हाजी पीर वो पास है जिसको हमने मुजफ्फराबाद में जाता था, हमने ले लिया था, मगर हमने वापस कर दिया। 65 में हाजी पीर को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन को। तो हमारे इरादे तो साफ है, मगर ये सुन लीजिए आप, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर में बाल्कनाइजेशन चल रहा है, आप टूटकर हमारे साथ मिलना चाहेंगी। और हिना चौधरी, ये आप ध्यान में रखिए, आप कहेंगे कि जिस तरह से गिलगिट बाल्टिस्तान में लोग कह रहे हैं कि भारत में मिलना चाहते हैं, वो कहते हैं सकरदू से कारगिल का रोड खोल लो। आपके चैनल में एक बैठे हैं वहीं के, पूछिए उनसे। और आप भी उस्मा कारदार को लेके आई चर्चा, उस्मा कारदार जो बातें हैं, आप मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं इस बात को लेकर। थैंक यू सो मच। अब आपके यहाँ पे बहुत सारे रिटायर्ड जनरल्स बैठे हुए हैं और इनको इतनी जो हार्ट बर्न है, मैं तो अगर मेरे पास बरनौल होती तो मैं इनके लिए भेज देती। प्रॉब्लम ये है कि 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो बहुत अच्छी बात आपने कही उस्मा कारदार कि आपके पास बरनौल होती तो आप भेज देती। मुश्किल ये है कि बरनौल खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे शायद, इतनी महंगी भी नहीं आती है। हमें दिल जलों का इलाज। और अगर वाकई खरीदने की हैसियत होती तो इतना चिड़चिड़ाती क्यों? आप आराम से लगाती और आराम पाती। 75 साल हो गए हैं। नहीं प्लीज जनरल साहब 1 सेकंड, जरा मैं उस्मा कारदार को कह रहा हूँ। आप जनरल साहब की अकेली पेंशन इतनी है कि वो आधे फौजियों को लगवा देंगे बरनौल। अकेली पेंशन जनरल साहब की इतनी आती है। आपको पाकिस्तान का जो नक्शा है वो बहुत अच्छी तरह से आपको नजर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो एक हकीकत है, 75 साल से हकीकत है, एक न्यूक्लियर पावर है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत एक प्रॉब्लम हो गई है कि आपको उसको न्यूक्लियर जो एक न्यूक्लियर एंटिटी है पाकिस्तान, उसको हजम करना मुश्किल है। अभी आपके जो फवाद चौधरी कहते हैं आधे पाव जो मुस्लिम को बचा देगा, हिंदुओं को मार देगा, भाई उसकी बात कर रही हैं आप? जी देखिए मैम आप ऐसी बातें ना करें। देखिए आपके फवाद चौधरी साहब है ना, वो क्या कहते हैं आधे पाव का न्यूक्लियर बम। अरे उसी बम की बात करें जो अभी कल दो दिन पहले हिथरो में मिला था, रेडियो एक्टिव। एक्यू खान का आपने नाम सुना? एक्यू खान जो चोरी से छिपे। आपको एक अभिनंदन का नाम याद है? 71 में कितने थे उनकी संख्या याद है? 71 में काउंटिंग याद है? कितने थे? नहीं 71 में काउंटिंग कितनी थी याद है? जरा ये तस्वीरें देखिए, आप काउंट कर पाएंगी तो। मटेरियल मिला है, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मैथ भी ठीक ठाक नहीं होगा आपका। आपको एक अभिनंदन का नाम इतनी अच्छी तरह से याद है, ये कितने अभिनंदन थे जरा नाम गिनिए इनके। नहीं हौसला तो है, अब प्रॉब्लम यह है कि आपको एक बंदे का नाम याद है, इनका नाम याद नहीं है। जरा आपको नाम ही याद नहीं होगा कौन कौन था। वो कहते हैं कि हमें अरे हमारे तो पायलट थे, विमान उड़ा रहे थे, आपके विमान को उन्होंने मार गिराया। उस दुर्घटना में वो भी पाकिस्तान की सरहद में रह गए और वापस आ गए। जरा देखिए इनमें से तो नाम भी याद नहीं होगा। 2 F-16 को आपको नाम भी याद नहीं होगा इनमें से। कितने थे ये काउंटिंग याद है? 71 में कितने अभिनंदन थे आपके? प्रिजनर्स ऑफ वॉर 93,000 मैडम, 93,000
POW 93,000 वहाँ पे इंडियन आर्मी आप लेके गए और वहाँ पे मुफ्ती भानी के साथ मिलके आपने ये हमारा जो मशरकी पाकिस्तान है उसको आपका था ही नहीं, वो मानते नहीं आपको अपना। अभी उनसे बात कर लीजिए जाके, अभी मिल लीजिए। भारत की फौज ने रोका है क्या आपको? आप उनसे कूटनीतिक गठबंधन बनाइए, दोबारा अपने देश में शामिल कर लीजिए। आप लोगों ने कोई फौज थोड़ी रोकती है। उन्होंने कहा कि हमको सपोर्ट दीजिए, भारत की फौज ने कहा लीजिए। भाई कोई हमारे सामने कटोरा फैला के आएगा तो मदद करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? उस्मा कारदार बड़ी दिक्कत हो जाती है आपको। देखिए, सच्चाई बोलिए तो बुरा लग जाता है, और वही हाल अभी है। पाकिस्तान के एक लेखक हैं शहजाद चौधरी, और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उनका आर्टिकल पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ने लिखने की आदत होगी। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान में नहीं लिखा उन्होंने। हुमायूं सरफराज को जरा लेके आइए। हुमायूं सरफराज, प्रॉब्लम कहां है? जो सच्चाई है उसको कबूल कीजिए ना, कि वहां की हकीकत क्या है। देखिए राम, मुझे तो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप बड़े बागौर देखें तो इंडिया के जो मामलात है अपने हमसाया मुल्कों के साथ, अभी जनरल साहब खुद ही कह रहे थे चाइना के साथ आपके मामलात खराब हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। चाइना के साथ आपके जो मामलात खराब हैं वो आपके और चाइना के अपने जाती मामलात की वजह से खराब हैं। पाकिस्तान के साथ आपके मामलात खराब हैं, नेपाल के साथ आपके मामलात खराब है, श्रीलंका में एक लंबे अरसे तक आप लोगों ने इंटरफेरेंस की है और उनको इंटरनली तौर पे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। बांग्लादेश में आप लोगों ने डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश की है। देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें। नहीं, बांग्लादेश को तो स्टेबलाइज हमने किया भैया, अपने मामलात को बिगाड़ना, वो डिस्टेबलाइज आपकी वजह से थे। ऑफिशियल सब कुछ रिकॉर्ड पे है, फिर भी आप मिसकोट कर रहे हैं। उनको हमने स्टेबलाइज किया है, उनकी अपनी हुकूमत बनवाने में हमने मदद की है। बांग्लादेशियों को उनका हक देना, उनका देश देना जो वो मांग रहे थे, वो हमने मदद की है भैया। इसको स्टेबलाइज कहते हैं। आप जरूर कहिएगा, मुझे बात मुकम्मल कर लें प्लीज। देखिए, मेरी बात सुने। मैं आपको हमेशा यहाँ पे यही कहता हूं कि इस खित्ते को अमन की जरूरत है, आपस के जो मामलात हैं जो उनको हल करने की जरूरत है। देखें, मेरी बात सुने, जिस तरह बढ़के मारी जा रही हैं इस चैनल के अंदर, तो क्या समझते हैं मुझे बढ़के नहीं मारनी आती? मैं इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ इन बातों का, और इससे सख्त अंदाज में मैं दे सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कुछ नहीं जवाब दे सकते अपने मुल्क में भी कि हम किसी भी इस खित्ते की किसी भी ताकत का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और किसी की जुर्रत नहीं है हमारा बाल बिका कर सके। लेकिन पॉइंट ये है कि आप खुदा का नाम है कि अपने मामलात को ठीक करें, इस खित्ते को ठीक करें। मैं बाहर दरख्वास्त करता और हूं। कल ही में इत्तेफाक देखिए, कल परसों 2 दिन मैं शहबाज शरीफ को सुन रहा था, और वो कह रहे हैं कि हमें सबकी जरूरत है। वो कह रहे हैं हमें सबकी जरूरत है, सारे मदद करें, IMF मदद करें। इमरान खान ने कल क्या कहा, यह भी बड़ा दिलचस्प है, और मेरा ख्याल है ये आप लोगों को सुनना चाहिए। इमरान खान साहब जो है वो आपके पूर्व वजीर आजम है कि नहीं? वो बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं, वो भी आप कहें तो मैं आपको सुनवा दूंगा जब जरूरत पड़ेगी तो। हिना चौधरी, मिनिस्टर्स स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया एंड इंडियन माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक करते हैं, योर मिनिस्टर्स ह्यूमैनिटी के ऊपर आप दर्ज देंगे, आप ये दर्शाएंगे कि इंडिया क्या कमाल कर रहा है, तो लेट मी स्पीक समथिंग एंड यू शुड हैव गट्स टू अब्सॉर्ब इट। हिंदी में बोले, उर्दू में बोले, आप दो जबान आपकी है, और हमारी जो ऑडियंस है वो हिंदी उर्दू दोनों समझ लेती है। आप ह्यूमैनिटी का कत्ल करते हैं और आप ये बात बताते हैं कि ये हमने सबक सिखाया है। ये तो आपकी हिम्मत है, ये तो आपकी जुर्रत है। अगर आप ये कहते हैं कि वी आर इंडियंस, वी आर सो प्राउड ऑफ इंडियंस, आई डोंट गिव अ डैम टू यू इंडियंस, देन यू हैव फेल्ड टू बी ए ह्यूमन बेस्ड नेशनल। अच्छा, आप ह्यूमैनिटी बता रहे हैं, वहां से AK-47 बारूद भर के आतंकवादी भेजे हिंदुस्तान में, यहां पे ह्यूमैनिटी सिखाने के लिए, और आप कसाब भेजे यहां से बारूद भर के, और वो इंडिया के टॉप होटल में लोगों पे सीधा फायर करे। वो हमें ह्यूमैनिटी सिखाएंगे, वो हमें ह्यूमैनिटी सिखाएंगे। हाफिज सईद वहां पे बिठा के रखा है और आप हमें मानवता सिखाएंगे। ये मानवता के लिए आतंकवादी होते हैं क्या? मानवता के लिए अच्छी बातें करनी पड़ती हैं, अच्छे काम करने पड़ते हैं। मैं चाहती हूँ आप पढ़ लिख कर आए अपने प्रोग्राम में, और मुझे अच्छा लगेगा। अरे तो पढ़ लिख के तो तब आएंगे जब आप बताएंगे कि कसाब कौन सी मानवता सिखाने आया था इधर। कितनी आजादी पसंद तहरीकें चल रही हैं?
आपको पता है कि इंडिया में कितनी इस वक्त आजादी पसंद तहरीकें चल रही हैं? डू यू वांट टू कोट इट? अमजद अयूब मिर्जा से पूछिए जरा। अमजद अयूब मिर्जा जरा बताइए कहां पे चल रही है आजादी की जंग? 37 आजादी पसंद तहरीकें इस वक्त इंडिया में चल रही है। पहले बात तो मैं भारतीय सेना को फिफ्थ आर्मी डे पर बधाई देता हूं। दूसरा, जो नेपाल में एयर क्रैश हुआ उसमें हमारे 5 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं, उनकी फैमिली से मैं कॉन्डोलेंस करता हूं। अब आते हैं जरा हिना चौधरी साहब की तरफ। हिना चौधरी कहती है इंडिया फेक नैरेटिव जो है वो फैलाता है। तो भाई, फेक नैरेटिव की जो इंडस्ट्री है वो तो ISPR GHQ रावलपिंडी में है, जहां से ये फेक नैरेटिव 75 सालों से दुनिया को दिया जाता रहा है कि भारत ने कश्मीर पे कब्जा किया है। जबकि हकीकत ये है वेट अ मिनट, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर की रियासत पे हमला किया। हकीकत ये है कि 26 अक्टूबर 1947 को हमारे बादशाह हरी सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया। तो ये झूठ बोलते हैं। फिर वो कहती हैं एक्सपेंशनिज्म। भाई, इंडिया अगर एक्सपेंशनिस्ट होता तो फिर इंडोनेशिया से सुकड़ते जो है इंडिया इतना सारा रह जाता, बल्कि इंडिया और ज्यादा होता और चाइना को भी बीच में हम शामिल कर लेते। एक्सपेंशनिस्ट तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो सिर्फ पंजाब और सिंध था। आपने POJK और POGP पे कब्जा किया जबरदस्ती। आपने खैबर पख्तूनख्वा, जो उस वक्त नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, वहां पे एक जाली रेफरेंडम करवा के खैबर पख्तूनख्वा को साथ मिलाया। आपने बलूचिस्तान पे मार्च 1948 में फौज कशी करके उनको जबरदस्ती साथ मिलाया। यही वजह है कि आज खैबर पख्तूनख्वा में भी जंग हो रही है, आज बलूचिस्तान में भी जंग हो रही है, और आज गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये नारा लगा रहे हैं कारगिल रास्ता खोल दो, टूटे नाते जोड़ दो। और यही वजह है कि POJK के लोग आज आजादी। ठीक है हिना चौधरी, सुना आपने कहां कहां चल रही आजादी की बात? चूचू का मुरब्बा है, ये झूठ था क्या? कुछ का मुरब्बा है। और पाकिस्तान एक ऐसा नासूर है, एक ऐसा इट्स एन एब्सेंस ऑन द लिविंग बॉडी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। We are not here to listen your shit. सर्जरी Do you want to take that shit back? पाकिस्तान की। हिना चौधरी बताइए। ठीक पाकिस्तान टूटेगा। अमजद अयूब मिर्जा पर्याप्त है इनके लिए। अच्छा है। हिना चौधरी की बात बोलिए आप। बात आने मैं दीजिए। जरूर चाहूंगी कि आप एक प्रोग्राम अपने इन जितने भी तजियाकारों को बिठाते हैं, उनको बहुत जरूरत है कि अल्फाज का चुनाव और अपने एथिक्स ना दिखाएं, और ये ना दुनिया को दर्शाएं कि इंडियंस ऐसे हैं। हमें कोई शक नहीं है इसमें कि आप। अब मैं क्या करूं, ये पाकिस्तान वाले ही बोलते हैं आपको, तो मेरी गलती है क्या? और चाइना की आप बात, ये पाकिस्तान वाले ही थे। अब मैं उन्हें तहजीब सिखाने नहीं जा सकता, ना आपको सिखा सकता हूं। मैं तो उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग आपस में बड़ी अच्छी बात करें, मोहब्बत से बात करें। मिर्जा साहब मोहब्बत से बात करें, हिना जी के साथ आराम से बात करें। इंडिया ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की है, यही इंडियंस कर सकते हैं और यही इंडियंस ने किया है, जबरदस्ती मनवाया है। एक मिनट मिर्जा साहब एक मिनट रुक जाइए। अमजद अयूब मिर्जा प्लीज हिना चौधरी को बात कंप्लीट करने दीजिए। आपके जो एक्सपेंशनिस्टिक डिजाइन है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में ही चले। चाइना की आप क्या बात करें? चाइना का तो आप मुंह से लफ्ज अदा नहीं कर सकते, आपका वो लेवल ही नहीं है। यू ओनली वांट टू बी अमेरिकन। हिंदी में बोलो हिना, और आप उनके हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, आजादी पसंद तहरीकों को तो आप मानते ही नहीं है ना। हिंदी में बोलो। वीडियोस मुख्तलिफ स्टेट से आपकी हम लोग देखते हैं कि क्या आप लोग जुल्म ढाते हैं मुसलमानों पे। आप लोगों में इतने गट्स नहीं है। द टाइम ऑफ सब कॉन्टिनेंट डिवीजन एंड नाउ यू आर द सेम। इतने इससे भी नहीं बदले आप। वो कैसे नहीं बदले? क्योंकि ये हिंदुइस्ट अप्रोच है, ये एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है, आप लोगों में से ना कभी गए ना कभी जाएगी। राम जो हिना बोल रही है माइनॉरिटी, मैं कुछ इनको इतिहास सिखाना चाहता हूँ। जब लियाकत अली और नेहरू पैक्ट हुआ था, उसमें लियाकत पाकिस्तान ने कहा था कि हम पाकिस्तान के हिंदुओं का ध्यान रखेंगे, आप मुसलमान भाइयों का ध्यान रखिए। हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ से आज 20 करोड़ पहुंचने वाले हिंदुस्तान में मुसलमान, और 22% थे हिंदू पाकिस्तान में, आज लेस देन 1% हैं। कहां गया माइनॉरिटी का ये की सोच? चाइना में जो उइगर मुस्लिम्स हैं उसके बारे में तो आपकी जबान नहीं खुलती, मुंह में दही लग जाता है। कहां गया ये सोच? तीसरा चीज, जो आतंकी भेजते हो और जम्मू एंड कश्मीर के लोग को रेडिकलाइज करते हो, आपके इशारे पे जो आतंकी बनते हैं, हम उनको ठोकेंगे ही ना। हम उनको ठोकेंगे और उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे कि वो भूल जाएंगे राष्ट्रद्रोह। हम उनको नहीं छोड़ेंगे।
तुम समझती हो कि तुम आतंकवाद और हमारे मुसलमान यूथ को रेडिकलाइज करोगी, कंफ्यूज करोगी? अपनी हालत देख लो आज। और कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई देख ले, उनका क्या विकास हो रहा है। तुम अपनी हालत देख लो। एक एक करके कटोरी लेके भीख बारी में बोलेंगे हिना चौधरी तो आपकी बात किसी को समझ आएगी। हिना, तुम्हारा प्रधानमंत्री भीख मांगता है यूएनडीपी में, कुछ नहीं मिलता। तुम्हारा आर्मी चीफ जाता है सऊदी अरेबिया, $2 बिलियन मांगता है, कुछ नहीं मिलता। तुम्हारी सरकार इंडियन मिलिट्री IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में $2 बिलियन मांगती है, कुछ नहीं मिलता। अरे तुम लोग तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फकीर हो, भिखमंगे हो, भिखमंगे हो। ये तुम अपने आप को ये खैरियत बनाओ कि टीवी चैनल पे एटलीस्ट हमसे बात कर रही हो। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि इंडिया के रिटायर्ड जनरल से बात कर लो, क्योंकि तुम लोग भिखमंगे हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है। पहले जाके पूरे विश्व में भीख मांगो। कितना कर्ज उठा रखा है। जनरल सेना, एक सेकंड। ज्ञानचंद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीडर है PPP के। ज्ञानचंद जी, खैर मकदम में। हाँ, मैं देख रहा हूं कि हमारे हिंदुत्व के नजरिए में कितना जहर भरा हुआ है। वो अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह से वो डील कर रहे हैं। हमारे मुआशी हालात ठीक हैं या नहीं है, लेकिन आपकी तरफ तो हम नहीं आए ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं ना। आप जो वहां पे वो जो हम भूल चुके थे कि हिंदुइज्म के को कास्ट सिस्टम है, आप वहां दलितों के साथ क्या क्या कर रहे हैं। नहीं ज्ञानचंद जी, जनरल माइनॉरिटीज को ज्ञानचंद जी, आप हमारी तरफ खुद नहीं आते, बहुत अफसोस हो रहा है। अपने लड़ाके भेजते हैं। एक मिनट, और जिनको हम वापस पार्सल कर देते हैं, वो बंद कर दीजिए। सारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। बड़ी मोहब्बत से बात करेंगे आपसे। इस किस्म की मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं। नहीं, आपसे बड़ी मोहब्बत से बात करेंगे ना। वो जो ड्रोन से हथियार भेजना है, तो जो ड्रोन से ड्रग्स भेजना है, घुसपैठ करना, ये बंद कर दीजिए। बाकी सारी चीजें ठीक है। हम तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करके पाकिस्तान के डिस्टेबलाइजेशन के लिए साजिशें भी तो नहीं करते ना। आप लोग क्या बलूचिस्तान में दरअसल इन्वॉल्व नहीं है? आप क्या जो भी अफगानिस्तान से आप उस पेरोल पे आ जाता है, उसको दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब तो वहां तालिबान वाले सरकार में है, जो बड़े पसंद थे जनरल मुशर्रफ को। अब तालिबान वाले सरकार में है, अब भी इंडिया वहां से कर रहा है। तालिबान तो आपका दोस्त है। आधे तालिबानी तो आपने लड़ने के लिए भेजे थे, जो वापस आपके मुल्क में लौट के आ गए हैं। भेजे थे ना, तो अब वही तालिबान वाले सरकार में आ गए हैं। फिर इंडिया क्या कर रहा है? वो आपको बॉर्डर पर आकर उस तरफ से ठोक जाते हैं, तो इसमें भी इंडिया की गलती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंगों में क्या भी हुआ, पाकिस्तान टूटा, तो वो कौन सा अच्छा पड़ोसी था जिसने ये जंगें हमारे ऊपर थोपी थी? हम लोग तो अटैक करके इंडिया पे तो नहीं आए थे ना। दहशतगर्द आप हुए या पाकिस्तान हुआ? आप लोगों ने अटैक करके जंगों में धोखा, लोगों को, पाकिस्तान इंडिया दोनों के फौजों को भी मरवाया, लोगों को भी मरवाया। के सिन्हा साहब, ये तो आप खुला जनरल के सिन्हा साहब, किसने जंग किस पे थोपी? साजिशें और एजेंसीज का रोल तो एक तरफ चला गया। ज्ञान साहब थैंक यू। जनाब ज्ञान साहब थैंक यू साहब, हो गया, आपने कर लिया। देखिए ISPR ISI सब आपसे खुश है। सुने आप बात, देखिए ठीक है, आपको कुछ दिया जाता है, रेटरिक आके पढ़ते हैं, आप हैं, हेना है, ये सब कर रही है, फाइन। हेना कहती है आई डू नॉट गिव अ डैम दैट इंडियंस आर देयर। अरे आप बाहर जाती है तो इंडियन के कहती है मैं तो इंडियन हूं। जैसे पाकिस्तान की धरती, राम साहब, ये लोग छोड़ते हैं, ये कहते हैं हम तो इंडियन हैं। और देखिए अभी ज्ञानचंद साहब क्या क्या भाषा बोल रहे थे कि जो वहां से आए TPP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको इन्होंने बनाया, आज तो पूरा देखिए रहमियार खान से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, ये पूरा इलाका है। ये पूरे इलाके के अंदर में इसमें फाटा भी है, इसमें वजिस्तान भी है, इनके पूरे इलाके जो खैबर पख्तूनख्वा, वो तो कहते ही आजाद हो गया। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट बना ली, वहां के गवर्नर योग कर दिए। तो आप जो कह रहे हैं आज ये जो चीजें छोड़ दें, भारत के साथ आप क्या करते हैं, टेररिस्ट भेजते हैं, उसका तो जो सेल्फ लाइफ है 15-16 दिनों का है। और देखिए जिस तरह से हम कह रहे हैं, आपने मांगा, क्योंकि बाजवा ने मांगा कि भाई सीज फायर हमें चाहिए, हमने कहा ठीक है ले लो, ये भी ले लो आप 2021 में।
हम जानते थे कि आप अफगानिस्तान में जाना चाहते हैं, वहां की जंजीरें काटना चाहते हैं, और उसमें थप्पड़े पड़ रही हैं। ये इन्होंने क्या क्या है इमरान खान ने कि हमने जंजीरी गुलामी की जंजीरें काट दी, और क्या हर्ष हुआ आज के दिन राम साहब। ये केवल ऐसा नहीं कि बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा हुआ, पूरा सिंध, क्वेटा से लेकर रहमियार खान शामिल है, और गिलगिट बाल्टिस्तान बेताब है इनसे निकलने के लिए। ये हमारे बैठ करके हमारे टीवियों के ऊपर में कर सकते हैं। वो हेना कह सकती हैं कि आई डैम केयर फॉर द इंडियंस। ये निकलती हैं, जैसे पाकिस्तान छोड़ती हैं अपने को कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, नहीं तो इनको कहीं पर भी आने नहीं मिलेगा। वो सारे के सारे पाकिस्तानी, और मैं एक यूएन मिशन में था, हमारे साथ 14 ये पाकिस्तानी पाकिस्तान के जो ये इनको कहते हैं ना आर्मी के लोग थे, वहां मेरे नीचे काम करते। वो कहते थे राम साहब उस समय कि भाई हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो हिंदुस्तान के हैं, हमारा ब्लड हिंदुस्तान का, हमारा डीएनए। क्योंकि इनको वहां पर एक, आप विश्व के किसी कोने में इनको तो नहीं मानते कि ये टेररिस्ट हैं, इनके नाम के ऊपर में इनको आप कहीं एंट्री नहीं है इनकी। राम साहब इनका देखिए, इन्होंने अपने देश को, और बैरिस्टर हुमायूं सरफराज है हमारे साथ, वो रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी बात से, ये बातचीत करते हैं। जी जी हुमायूं जी। जी देखिए, मैं देखिए, हर कोई भी जो किसी मुल्क से बिलोंग करता है उसे अपने मुल्क की आइडेंटिटी बड़ी पसंद है और उसे वो मोहब्बत करता है। इसी तरह हम अपने मुल्क को, पाकिस्तान को मोहब्बत करते हैं और इसकी आइडेंटिटी ही हमें अच्छी लगती है। देखिए, मैं तो बार बार आपके टीवी चैनल्स पे कहता हूं कि अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। आप ऐसे लोग यहां पे बिठाएं जो ये कोशिश करें कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मसाइल है वो कम हो। देखिए, मैं कहता हूं कि इंडिया की भी गलतियां होंगी। जब आप कुछ मसाइल होते हैं तो उसमें दोनों मुल्कों का कुछ ना कुछ किरदार होता है। तो पॉइंट ये है कि हमने इस एक्सीलरेशन को कम करना है। मेरा आपके चैनल पे आने का मकसद ये है कि अमन कायम किया जा सके इस खिते में। मेरी ये कोशिश है, मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो खिता है ये करीब आए और इसमें तरक्की की राहें खुले। अगर इस तरह के इल्जामात हम लगाते रहेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? एक बात बताइए, पिछले 70 सालों में क्या नतीजा? एक बात बताइए, ये बताइए हुमायूं सरफराज, क्या जंग के रास्ते से अमन होता है? क्या बंदूक की नोक से अमन कायम होता है? नारे लगाओगे कि कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी? पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि देखिए मेरी बात सुने कि हमें अपने मामलात को अमन के जरिए हल करना सीखना होगा। हमें इस खिते में मैच्योरिटी दिखानी होगी। हमें पूरी दुनिया को ये दिखाना होगा। टेररिज्म छोड़िए ना, वो कैंप पे हटाइए वहां से। अहमियत रखते हैं कि अपने मसाइल हल कर सकते हैं। हम जनरल एसपी सिन्हा, एक सेकंड, इन लोग को चुप करो यार। ठीक ठीक, आप अपनी बात कीजिए, आपकी बात जाएगी। एक सेकंड। अरे ठीक है, के सिन्हा साहब एक सेकंड रुक जाइए। एसपी सिन्हा साहब आपके सहयोगी, आप दोनों सिन्हा। टेरर कांट गो टुगेदर। अब चुप रहेगा जी जी। राम, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं बैरिस्टर साहब, कंसेप्चुअली मैं इनसे एग्री करता हूं कि सुलह होना चाहिए, बट सुलह नहीं हो सकता। हम बार बार कांट की हांडा नहीं चढ़ा सकते आग पे। हम हृदय सम्राट वाजपेयी जी ने आपको मौका दिया लाहौर डिप्लोमेसी की, कारगिल वॉर मिला। मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के कश्मीर पाकिस्तान गए नवाज शरीफ के घर आशीर्वाद देने, हमें मिला उरी। अरे आप तो धोखाधड़ी का इतिहास है। 1947 में धोखाधड़ी, 65 में धोखाधड़ी, 71 हम पे थोप दिया। बोलते हो आप इतने रिफ्यूजीज आ गए, हमारी आर्थिक व्यवस्था कस आ रही थी, आप अपने मामला नहीं समझ। जब आग हमारे घर तक पहुंचेगी तो हम तो रिएक्शन करेंगे। आप क्या बात करते हो? हम बहुत खुले शब्दों में कहना चाहते हैं बैरिस्टर साहब, आपके साथ कोई मैत्री नहीं हो सकती। हम चाहते हैं पाकिस्तान का पूर्ण विनाश, कंप्लीट विनाश। हमको कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से, ना कोई बातचीत, ना कोई ट्रेड, ना कोई समझौता। हमको जैसे ठोकना है आपको ठोकेंगे। हम आपसे कोई शांति नहीं चाहते हैं। हमने आपको 2 बार मौका दिया, आपने वो मौका गवा दिया। हम तीसरा मौका नहीं देंगे। वी विल नॉट गिव यू थर्ड चांस। हम इतने बुद्धू नहीं हैं कि काट के हाड़ी बार बार चढ़ाएंगे। तुम हम पर षड्यंत्र करते रहो, हम बार बार तुमको माफ करते रहेंगे। हमने यही गलती की थी, हिंदुस्तान के इतिहास में पढ़ के देखो। हमने अंग्रेजों के साथ गलती की, हमने 612 ईस्वी में गलती की,
हम वो रिपीट नहीं करेंगे। आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिपीट करेंगे, हम आपको सबक सिखाएंगे, हम आपको घुटने टिकवाएंगे। एक सेकंड, ये एक तो ये जो आपके जो एक्स फौजी है ना, इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड, आपको शब्दों का चयन सीखो पहले। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। बात तो महिला हो इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो मैं ऐसा उत्तर दूंगा ना कि भागती नजर आओगी, ऐसा उत्तर दूंगा भागती नजर आओगी। बर्नौल करती हो, बर्नौल करती हो। अरे शब्दों का प्रयोग करना सीखो। महिला हो तो फायदा मत उठाओ। जनरल सिन्हा प्लीज। हमें पता है कि फ्रस्ट्रेशन आपको बहुत मैं मुंह खोलूंगा ना तो भाग जाओगे टीवी छोड़ के। बात सारी ये है कि मुझे भी शब्द इस्तेमाल करना आता है। जनरल सिन्हा वो भी हमारे ठीक है, दोनों तरफ से आराम। आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान से सबक सीखें, और सबक आप ये पाकिस्तान से सीखें कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शंस करवाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, हमने आजाद कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, उनकी अपनी काबीना है, उनके अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनका अपना बजट है, और करवा लो बलूचिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पाकिस्तान में कब करवाओगी? वहाँ पे मौजूद है, उन सारों ने हिस्सा कब करवाओगी इलेक्शन बलूचिस्तान में? वहाँ पे इलेक्शन कराई है। आप एक कश्मीर को तो आपने जेल बनाया हुआ है, वहाँ पे कोई जेल नहीं है। आके विकास देखो, आके देखो कश्मीर में क्या हो रहा है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और किस तरह से तुम लोग भीख मांग रही हो। ठीक है, किस तरह से तुम लोग भीख मांग रही हो। ठीक है जनरल सिन्हा, एक मिनट, मैं हिना चौधरी को लेके आता हूँ डिबेट में। माइनॉरिटीज वहाँ से हिंदू काम हो गई है पाकिस्तान में। आप थोड़ा हिस्ट्री का मुतालबा करके देखें कि पाकिस्तान जब बना था, ठीक है हिना चौधरी हिस्ट्री कर रही हो। एक सेकंड जनरल प्लीज हिना चौधरी को लेके आइए। हिना चौधरी, कश्मीर में उस्मा कारदार जी, ठीक कौन सी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, पॉलिटिकल पोजीशन? ठीक है उस्मा कारदार, आपका पॉइंट आ गया है। अब हिना चौधरी की बारी है। उस्मा कारदार, आपका पॉइंट आ गया है, क्लियर है, समझ गए आपकी बात को। आपको माइनॉरिटी की बड़ी चिंता है, लेकिन वहां पे जो फिल्म बनती है उसको अवार्ड मिलते हैं इस बात पे कि वहां हिंदू बेटियों के साथ क्या हो रहा है। वो पाकिस्तान की बात बता रहा हूं मैं आपको, उस पे निगाह नहीं होगी ना, आपने वो फिल्म देखी होगी। एक सेकंड रुक जाइए हिना चौधरी। एक तो आप लोग अपनी फिल्मों से निकल आइए। नहीं आपकी फिल्म थी, हमारी नहीं, आपने बनाई फिल्म। और दूसरी बात ये है, प्लीज अगर आप गटर बोलेंगे ना तो गटर एक्सपेक्ट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि स्मूथली बात हो तो वी हैव मेनी कंटेंट टू शेयर, अ गुड कंटेंट टू हैव अ गुड प्रोग्राम। तुम लोग से बात करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, हमसे बात करने की। प्लीज अरे तुम चुप करो ना, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, यू हैव। अरे अंग्रेजी मत बोलो, हिंदी बोलो, ये हिंदी चैनल है, ये हिंदी चैनल, अंग्रेजी मत बोलो, ये हिंदी चैनल है। सिन्हा साहब प्लीज, सिन्हा साहब प्लीज, एक दूसरे को काउंटर मत कीजिए सीधे। मैं हूं हिना चौधरी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अभी यहाँ पर फॉरेन मिशंस के हवाले से बात हो रही थी, यूएन मिशंस के हवाले से अगर हम बात करें तो आई रियली वांट टू कोट इट कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इंडियंस बनना चाहते हैं। ये बिल्कुल उनकी अपनी सोच है जिसको वो दर्शा रहे हैं यहाँ पर, वो सोच जिसके मुताबिक वो चलती है चीजें उनकी। आई नो 1000 मिलियन केसेस कि वहां पर आप इंडियंस को जो फॉरेन मिशन पे जाते हैं सेक्सुअल अब्यूज के लिए दे हैव बीन चार्ज्ड एंड देयर हैव बीन मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स कि इंडियंस जो ऑफिसर्स वहां पर जाते हैं वो सेक्सुअल अब्यूज के केसेस में रिपोर्ट हुए हैं। तो क्या बात आप लोग इस पर क्या बात कर रहे हैं, बना के लाती है यार, ये सारी कहानी आपको मालूम है। प्लीज गो एंड हैव सम रिसर्च। नाम बताओ। दुबई में बाजवा साहब क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? अरे इसका ISI चीफ अफगानिस्तान में क्या रिसर्च कर रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। फैज हमीद कहाँ रिसर्च कर रहे हैं? फैज हमीद अफगानिस्तान में काबुल में क्या कर रहा था बताओ, रात को क्या कर रहा था? ISI चीफ फैज हमीद काबुल में रात को क्या कर रहा था वो बताओ जरा। मैं तो नाम ले रहा हूं, तुम हमारे अफसर का नाम बताओ। हिना तुम मेरे अफसर का नाम बताओ, मैं तो नाम ले रहा हूं। DG ISI फैज हमीद काबुल में रात को अयाशी कर रहा था, उसको यूनिफॉर्म में मार्चअप किया गया, एक लेफ्टिनेंट जनरल को मार्चअप किया गया डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स में। तुम मेरे अफसर का नाम लो, मैं तो तुम्हारे अफसर का नाम ले रहा हूं। फैज हमीद अयाशी काबुल अफगानिस्तान, रात को शराब शबाब कबाब बताओ। ठीक है
फालतू बात करती हो तुम, फालतू इंसान हो खाली। आराम से हिना चौधरी, आराम से फालतू बात करती हो हिना, चुप रहो तुम। आराम से जनरल सेना, लाउड पता कुछ नहीं, खाली जनरल सेना प्लीज, पता कुछ नहीं है, खाली रुक जाइए एक सेकंड मैं लेके आता हूं इस पे, क्योंकि ये जो पॉइंट उठाया था मेजर जनरल के सिन्हा साहब ने। के सिन्हा साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस पे। देखिए राम साहब, ये इतना बिलो द बेल्ट यदि इस तरह से बात हो तो हमें बड़ा शर्म लगता है कि हम इस डिबेट में बैठे हुए क्यों हो। देखिए ये क्या तू मैं किस तरह से आई टोटली डिसएग्री विथ आप कहां से लेकर आते हैं। यदि हिना चौधरी हैं हमारे आप पाकिस्तान से लाइन, शी कांट क्रॉस द लाइन, वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए इंग्लिश में बात करती है तो मैं इंग्लिश में जवाब देता हूं। मैम प्लीज फॉर द गॉड सेक आप लिखिए, मैं पत्रकार हूं, व्हाई यू आर गोइंग डाउन बिलो द बेल्ट, बिलो द लाइन, बिलो द, ये डिबेट्स होती हैं, नेशनल टेलीविजन है इंडिया का, ये GTV, ये कौन सुनेगा इस तरह की बातें। और देखिए यदि आप इस तरह से कहिएगा, आपके तो रिकॉर्ड हैं 10 मिलियन इन ईस्ट पाकिस्तान में जो हुआ है, जो जस्ट की बात कर रही हैं, और आपके फौजियों ने किया था। आई डोंट वांट टू गो थ्रू, ये डिबेट का नहीं, राम डिबेट का विषय नहीं है। यदि ये कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, देखिए प्लीज फॉर गॉड सेक आई डोंट फील लाइक मैं आपके नहीं बैठना चाहता हूं इस तरह के डिबेट में, मैं तू तो बिलो द बेल्ट बातें या इस चीजें, इसका कोई तर्क नहीं है, कोई इसका हिसाब नहीं है। अभी बात ये हो रही है, बात क्या है, बात ये है कि हमारे चीफ ने ये बताया कि वहां से टेरर की फैक्ट्री अभी भी चल रही है, वहां पर बेसिस हैं बिल्कुल, और वहां से टेररिज्म आ रहा है। हमने सीज फायर को बरकरार रखा है, जो कि फरवरी 24 तारीख 2021 से है। इसके ऊपर डिबेट है ना, ठीक है, हम इसके ऊपर में यदि डिबेट करें। और ये जो बैठे हैं पाकिस्तान में लोग और कोई कहते हैं कि हमारे साथ शांति चाहते हैं, हमने कहा टॉक एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर। हमारे साथ टेररिज्म आप करें या हम टॉक करें, ये नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। और ये बात बार बार कही जाती है, हर एक प्लेटफॉर्म पे कही जाती है। इसके लिए कोई मैम, चाहे वो हिना चौधरी हो, दूसरी मैम वो चिल्ला रही हैं बैठ करके, कहां से आपको। देखिए यदि पाकिस्तान के अंदर में इस तरह से दी फीडबैक है, ठीक है, देखिए मैम प्लीज फॉर गॉड सेक सुनेंगी आप मेरी बात। मैं आपके साथ इस तरह की बहुदी बातें करने बैठा नहीं हूं यहाँ। फैक्ट्स पे बात कीजिए और बताइए कि वो जो टेरर कैंप चल रहा है वो कब बंद होंगे, उन्हें हटाएंगे तब तो बातचीत का रास्ता खुलेगा। हाँ, ये टेरर कैंप कब चल रहा है, हम तो सिंपल सी बात कर रहे हैं आपसे, हम आपसे पूछ रहे हैं। उसमें पाकिस्तान के नागरिक नहीं चला रहे, सिविलियन नहीं चला रहे, वो लगता है आवाज नहीं आ रही। उस्मा कारदार को लेके आइए। देखिए राम साहब, 70 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैं नहीं कह रहा हूं, इमरान खान ने यूएन के पटल में कहा है 300 के आसपास यूएन डेजिग्नेटेड आपके टेररिस्ट हैं। ठीक है, आप बताइए ना, बात करना है तो सीधी बात करें ना, फैक्ट्स पे बात कीजिए। और जब तक आतंकवाद के रास्ते बंद नहीं करेंगे, तब तक दूसरे रास्ते खुलेंगे कैसे? उस्मा कारदार, ये हुमायूं साहब कह रहे थे, मेरी बात सुने ना भाई, आप बताइए। एक सेकंड, नेशंस में उनको जाके प्रेजेंट किया है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को वो डोसियर पूरा दिया है कि 2021 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कार में, लाहौर में, उसमें आपके जो हिंदुस्तान के आतंकवादी जो थे उनके क्लियर सबूत और एविडेंस मिल गए हैं कि ये उनके ताने बाने सारे जो है वो वहां से इंडिया से लिंक थे। और ये जो आपने दहशतगर्दी का जो वाकया था, ये आपने वहां से इंडिया से तो जो जिस बंदे ने वो ब्लास्ट किया था, एक मिनट रुक जाइए उस्मा कारदार, अगर डोजियर है, एक मिनट रुक जाइए, आपकी बात मैंने सुन ली, सुन तो लीजिए। आपने अगर डोजियर दिया, मुझे बताइए वो हिंदुस्तान में कहां का रहने वाला बंदा था? एक मिनट तो रुक जाइए उस्मा कारदार, बात करके भागिए मत। जो डोजियर है, जो लाहौर में ब्लास्ट हुआ, वो हिंदुस्तान में किस जगह का बंदा था, किस जगह का व्यक्ति था जिसने वो ब्लास्ट करवाया? वो सारी जो ताने बाने जो मिलते हैं इंडिया से, वो उसके एविडेंस उसके बीच में डोसियर के हैं। नहीं तो बताइए ना कौन था। अरे हम तो नाम बताते हैं ना सीधा सीधा कि कौन था। वो यूनाइटेड नेशंस में हम लेके आए हैं। नहीं तो वो कौन था? आप यूनाइटेड नेशंस में चले गए, आपको पता नहीं है कौन है। वो आम पब्लिक
देखने के लिए नहीं है। आपके जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उस डोसियर को पढ़े। नहीं, आपको पता नहीं है कि डोसियर में क्या है, ऐसा क्या छुपाना? जिन लोगों के खिलाफ हमने भाई इमरान खान थोड़े बम फोड़ रहे थे, कोई इंडियन बम फोड़ रहा था, उसका नाम नहीं पता आपको? या फिर उसको एड्रेस करें या फिर उसका जवाब दें। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसका नाम क्या है? आप टीवी डिबेट में अगर डोजियर का जिक्र कर रहे हैं तो डोजियर के अंदर क्या है जरा बताइए। हमने जो डोजियर पाकिस्तान को दिए हैं उसमें हाफिज सईद का नाम है, और हाफिज सईद की तो आप लोग अगरबत्ती लगा के पूजा करते हैं। नेशनल हीरो है। क्या कर रहा था यहाँ पे बलोचिस्तान में? उसके पास इंडियन करेंसी। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डोजियर आपने बता दिया, आपको यही नहीं मालूम कि डोजियर में है क्या? आपको यही नहीं मालूम कि इंडिया का कौन सा बंदा कहाँ का था? अधूरी जानकारी लेके आप कैसे डिबेट करेंगी? आप अधूरी जानकारी लेके कैसे डिबेट करेंगे? यही तो बात है, नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। ठीक है, खाली बीन बजाना, ढोल बजाना, बस ज्ञान है कुछ नहीं, ढोल बजाना है, ढोल खाली ढोल बजाना है, प्रोपेगेंडा करना है, ज्ञान कुछ नहीं है, खाली ढोल बजाना है, ढोल। अरे तो कम से कम पता तो होना चाहिए आपके यहाँ ब्लास्ट हो गया, कौन करके गया, कोई रिपोर्ट ही नहीं है। उसको डिनाई करें, हमने तो नाम भी बता दिए हैं। किसका नाम बताया? जिन्होंने ये करवाया है। किसका नाम बताया लाहौर ब्लास्ट के पीछे? 2021 में किसका नाम था लाहौर ब्लास्ट में? चुप, पता ही नहीं है आपको। मैं बता रही हूँ कि जो यहाँ पे लोग पकड़े गए हैं उनको कन्विक्ट भी कर दिया गया है, लेकिन उनके पास जो सबूत निकले हैं। अरे तो नाम तो बताएं कि किसने उनको हिंदुस्तान से फोन किया, किसने उनको ये असलहा बारूद दिया? कॉन्फिडेंशियल है, आपको चाहिए कि और जो ओपन है उस पे क्या कर रहे हैं? वो जाए, आपकी जो खुली किताब है उस पे क्या कर रहे हैं? नाम है, और फिर उनका जवाब दे जाके साहब बता देंगे। साहब हिमायू साहब ठीक है, जिनके पास थोड़ी बहुत और जानकारी मैं उनसे लेने की कोशिश करता हूँ। बैरिस्टर हुमायूं सरफराज, आप तो कह रहे थे कि अमन की बात होनी चाहिए। अमन की बात तभी होती है ना जब बारूद नहीं हो आसपास, बारूद पे बैठ के थोड़ी अमन की बात हो। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि इन मामलात को देखें, मेरी बात सुने। अमन की बात वहीं पे होगी ना जहां पहले प्रॉब्लम्स थी, तो हमें तो पहले प्रॉब्लम्स को एडमिट करके आगे चलना चाहिए। ये एक हमें विलिंगनेस शो करनी चाहिए कि हम अपने मामलात को हल करने की सलाहियत रखते हैं और अपने मामलात को हम लोग हल करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, मेरी बात सुने, पूरी दुनिया के अंदर एक मिनट, जो कंट्रीज हैं, अमजद मिर्जा जी, जब इख्तिलाफात होते थे तो उसके साथ उन्होंने कभी बात नहीं की। अमजद मिर्जा, मैं लौट के आ रहा हूँ, ये कंप्लीट करने दीजिए, सरफराज को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ प्लीज। हमें ये मैच्योरिटी शो करनी चाहिए कि हम एक दूसरे के करीब आए। देखें, जिन मामलात पे आप समझते हैं कि बात नहीं हो सकती, उसको वक्ती तौर पे उस पर बात ना करें, और जिन मामलात में बात हो सकती है उन मामलात को आगे बढ़ाया जाए। उससे देखें होता क्या है, मेरी बात सुने। मुशर्रफ टाइम में जैसे आप बात कर रहे हैं, जब एक पाकिस्तान और इंडिया करीब आए थे, तो जो पब्लिक के अंदर जो हेटेड था वो बड़ा कम हुआ, वो पाकिस्तान में भी कम हुआ, वो इंडिया के अंदर भी कम हुआ। तो उससे एक दूसरे को समझने का मौका मिला, एक दूसरे के मसाइल को समझने का मौका मिला। तो दुनिया को भी एक मैसेज क्या कि हम ये खिता ये सलाहियत रखता है अपने मसाइल को हल करने की। अमजद मिर्जा काफी देर से कुछ बोल रहा है, लेकिन एक पॉइंट बहुत क्लियर है, ये आपने बताया ना कि मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में कोशिश हुई थी, लेकिन जवाब में जब करगिल मिलेगा तो फिर तो चेतना पड़ेगा ना। अमजद मिर्जा आइए, मिर्जा साहब को लेके आइए। सरफराज साहब एक मिनट। इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये दहशतगर्द भेजते रहे हैं बॉर्डर के उस पार, और अगर ऐसा जब तस्लीम करते हैं तो क्या ये वादा करते हैं कि आइंदा नहीं भेजेंगे? क्या ये मानते इस बात को कि बलूचिस्तान से फौजें वापस बुलाएंगे? क्या ये मानते इस बात को कि इन्होंने पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा किया है और ये वो कब्जा छोड़ेंगे? सब अमन की बात हो सकती है। हाथ में बंदूक लेके आप हमें दबा रहे हैं और कह रहे हैं अमन की बात करो। सुन रहे हैं और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। नहीं हो सकता अमन तुम्हारे साथ, सिर्फ जंग होगी। जी इस तरह बात लगता है कि आप मुझे देखें, मेरी बात सुने कि पाकिस्तान और इंडिया को अपने मामलात को इसको कम से कम बातचीत शुरू करें और अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। देखिए, इस तरह यहाँ किससे बातचीत? अभी भी इंडिया के जनरल ने यह साफ किया है, अभी भी आज ही साफ किया है कि अभी भी टेरर कैंप्स चल रहे हैं, और जब तक वो बंद नहीं होंगे,
ज्ञानचंद जी को लेके आइए। जब तक वो टेरर कैंप्स बंद नहीं होंगे तब तक बातचीत होगी कैसे? आप तो मौका ढूंढ रहे हैं, आप मौका ढूंढ रहे हैं कि कहीं आपको लूज मिले और आप अपनी हरकत को एक बार फिर से अंजाम दें जो आप करते रहे। ज्ञानचंद ठीक है, ज्ञानचंद जी को लेके आइए, मैं आ रहा हूँ एक सेकंड। आप अरबों रुपए मैं तो समझता हूँ कि माइनॉरिटीज जहाँ पे भी हो वहां पे वो कमजोर होती है और वो हमेशा पीसफुल रहना चाहती है और पीस को ही लव करती है। ये जहाँ जिस किस्म का माहौल पैदा करके रखा हुआ है कि ये तो आपके टीवी चैनल पे हमारी जंगें शुरू हुई है। वो सना साहब जो बात कर रहे हैं वो रिटायर हो चुके हैं, मेरा ख्याल है जब फौज में थे तब उसको जो जंगें लड़नी थी लड़ लेते, पता चल जाता कि तो लड़ी ना उन्होंने, इसमें कितना दम है। हम समझते हैं पाकिस्तान भी एक एटॉमिक कंट्री है, आप पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकते। आपकी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन आप पाकिस्तान को कर देंगे, खत्म नहीं कर सकते। खुद कर रहे हो आप ये ना समझे के बाद टेबल पे नहीं बैठ सकते जब तक ये आप जब एक दूसरे के इश्यूज को नहीं समझेंगे। माइनॉरिटीज के साथ जहां आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं वहां इंडिया की भी हालात क्या है। हम इंडिया को किसी जमाने में सेक्युलर कंट्री समझते थे, वो आज रिलीजियस कंट्री होने जा रहा है। हमें दुख होता है कि हमारा एक पड़ोसी है जो पहले ही टेरर फैला रहा था, हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा था, वो आज रिलीजियसली कुछ इश्यूज पैदा कर रहा है जिसका अल्टीमेटली निशाना जो है वो वही कमजोर लोग बनते हैं जिनको आप कहीं कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि आपके एजेंडाज पे नहीं होता है। अगर अमन का एजेंडा इंडिया के इस किस्म के जनरल्स को आप लीडर ना बन जी नहीं, अमन का एजेंडा तब होगा, आप ठीक बात कर रहे हैं ज्ञानचंद जी, लेकिन अमन का एजेंडा तब होगा जब आप आतंकवाद के उधर बात करेंगे। दूसरी बात, जहां तक आपने जनरल सिन्हा की बात की कि वो तब जंग लड़ लेते, जनरल सिन्हा जरा बताइए कि जंग लड़ी भी है, जंग जीती भी है, हराया भी है और कैसे हराया है? मैं ज्ञानचंद जी को बताना चाहता हूं, मेरा ख्याल इन लोग को कुछ ज्ञान है नहीं राम। जनरल सिन्हा इज पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। जनरल सिन्हा इज नॉट इंडियन आर्मी, इट इज पार्ट ऑफ द कमांड स्ट्रक्चर, हायर कमांड स्ट्रक्चर। और 65, 47, 65, 71, 99 ये पूरी आर्मी लड़ी है आपको और सबक सिखाई है। तो हमने तो आपको सबक सिखाया है। ये देखो फोटो जो दिखाया जा रहा है, 93,000 प्रिजनर्स, बेल्ट उतरवा दिया, हथियार उतरवा दिया। अरे तो कुछ तो शर्म करो। अब तुम बोलते हो बेस्ट आर्मी है, तुम लोग बोलते हो। शांति बात करो। तुम जो दलदल में फंसे हुए हो, तुम चाहते हो कि टेम्पररी रिलीफ मिले ताकि तुम अपनी व्यवस्था ठीक कर सको। हम ये रिलीफ नहीं देंगे, हम उसमें अग्नि डालेंगे ताकि तुम खुद में खुद ध्वस्त हो जाओ, तुम सांप से भी डेंजरस हो। उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बैरिस्टर सरफराज, सरफराज साहब। अच्छा, मेरा टाइम हो गया जी। मसला इतना सा है। मैं यही कह रहा हूं, देखें पाकिस्तान अपने मामला जो है वो पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है कि इस खिते में अमन हो, हम ये चाहते हैं और इनको चाहिए कि आप ये जो सख्त अल्फाज है, राम साहब देखें मेरी बात सुने, जनरल साहब के यहाँ पे अल्फाज बोलने से कोई डर तो नहीं जाएगा, कम से कम पाकिस्तान वाले को नहीं डरते। लिहाजा समझाना हमें यहाँ पे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल और अमन की बात करनी चाहिए। आप हमारे साथ प्यार से बात करेंगे, हम आपके साथ प्यार से बात करेंगे, मामला ठीक है। अपने आप को करीब लाने की कोशिश करें। फौज के लोग जो होते हैं वो थोड़े से कड़क होते हैं, लेकिन आपके अपने साथी अमजद अयूब मिर्जा हैं, उनकी बात ही कभी सुन लीजिए। ठीक है, अमन की बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं दो देशों में अमन हो। पाकिस्तान के लोगों की बात सुनेंगे, अपने लोगों की बात सुनेंगे। अमजद अयूब मिर्जा, एक सेकंड सुना सा। फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं बताऊं मैं? पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं? बलूचिस्तान के अवाम जो पाकिस्तान में कब्जे में रह रहे हैं वो आजादी चाहते हैं। हम लोग पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के लोग आपसे आजादी चाहते हैं और हिंदुस्तान में वापस मिलना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं। आप सरफराज साहब, आप बड़े हलीम तबीयत के साथ ये बात करते हैं कि आप अमन चाहते हैं, अमन की बात करना चाहते हैं।
तो देखें, जब आपके देश ने हमारे खित्ते का अमन बर्बाद किया तो पहले आप ये तो तस्लीम करें कि आप आतंकवादी भेजते रहे और आइंदा नहीं भेजेंगे। आप ये तो तस्लीम करें कि आपका पीओजीबी पर 22 अक्टूबर 1947 से नाजायज कब्जा है। आप ये तो तस्लीम करें कि मार्च 1948 से आपका बलोचिस्तान पर नाजायज कब्जा है। आप पहले तस्लीम तो करें अपनी गलती। आप बंदूक की नाली पर हमसे बात करना चाहते हैं, हम नहीं करते आपसे मन की बात, हम नहीं करेंगे। जी सर, मेरी बात तो सुन लेना। आपने बात की, देखिए मेरी बात सुने। बलोचिस्तान में बड़ा पुरअमन इलाका है बलोचिस्तान, और उसके जो लोग हैं उन्होंने अपनी मर्जी के साथ और बड़े उन्होंने पाकिस्तान के साथ तब शामिल हुए, और वो आज तक पाकिस्तान की खातिर जान तक देने के लिए तैयार है। मेरी बात सुन लें, आप बाद में बात कीजिएगा प्लीज, मुझे पहले बात करने दें। देखिए, जहां तक बात है गिलगित बल्तिस्तान की, मैं मुतअद्दिद दफा गिलगित बल्तिस्तान भी गया हूं। वहां की अवाम के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। आप बात करते हैं आजाद कश्मीर की, उसकी पॉपुलेशन के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। देखिए मेरी बात सुने, आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, कहीं पे भी होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो रियासत पाकिस्तान जो है उसके वो फर्द हैं और उसको वो मानते हैं दिल के साथ। लिहाजा देखिए मेरी बात सुने मिर्जा साहब, आपके मैंने उस दिन भी कहा था, आपके कुछ अगर मसाइल हैं तो आप उन्हें अपने ठीक है, अब मैं उस्मा कारदार को लेके आ रहा हूं। देखिए मेरी बात सुने। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए उस्मा कारदार, दो छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको समझना चाहिए। आपके शहजाद चौधरी जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिख रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि आप लोगों तक पहुंचा होगा। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस वक्त क्या फर्क है। पाकिस्तान का अखबार है, और जो चौधरी साहब लिख रहे हैं वो शायद आप लोगों तक पहुंचा होगा। दूसरी बात, जो इमरान खान कह रहे हैं कि कर्जा तो आप ले लेंगे, लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि फौज घटा दीजिए, और वो शुरू हो गया है जहां जहां उन्होंने कर्जा दिया, और आपको 30% फौज घटानी पड़ेगी। आज इंडियन आर्मी डे है, इस मौके पर आपके पूर्व वजीर आजम ये बता रहे हैं कि आपकी फौज घटने वाली है अगर आप यही कर्जे पे कर्जा लेते रहे। ये मेरे अल्फाज नहीं है। देखिए बात सर ये है कि हम जानते हैं कि आप हमारी जो फौज का जो प्रोफेशनलिज्म है और जो उसकी एक्सपर्टीज है उससे बहुत खौफजदा रहते हैं, और इसीलिए आपने कहा था कि गंभीर बात होनी चाहिए। जो आप बता रहे हैं कि हम डरते हैं, हम क्यों डरेंगे? फौज आपकी घटने वाली है। किया जाए और उसमें बजट कट्स लगाए जाएं, लेकिन देखें बात सर ये है कि हम अपनी अफवाज के पीछे खड़े हैं, और ये आप लोगों को अब ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक हकीकत है, और पाकिस्तान के वजूद को आप यू कांट विश इट अवे। आप ये मैं ना मानू वाली जो कहानी है ना, इसको बदल दें। पाकिस्तान जो है वो कायम और दायम है और हमेशा रहेगा। अब अगर आपने एक बेहतर तरीके से अगर मिलके इस खित्ते को डेवलप करना है, क्योंकि गुर्बत के अंबाद दोनों, लेकिन प्रॉब्लम यह है उस्मा कारदार कि जब देखिए आपसे सिंसियर और गंभीर सवाल पूछा जाए तो उसमें भी आपको लगता है कि हिंदुस्तान की फौज डर रही है, हिंदुस्तान के लोग डर रहे हैं। जनरल सिन्हा साहब, कितनी बार इनसे गंभीरता के साथ सिंसियर सवाल पूछा जाए? और दूसरी बात, जब इनके पूर्व वजीर आजम जो चुनाव लड़ने पर दावा कर रहे हैं कि मैं फिर से सरकार में आने वाला हूं, अगर वो कह रहे हैं कि 30% फौज घटा दे रहा है आईएमएफ, जिनको कर्जा दे रहा है लोगों का, और यही पाकिस्तान के साथ करने वाला है आईएमएफ। जनरल सिन्हा। हाँ हो गया मैम हो गया, करदार मैम हो गया। सुन ले मेरी बात। हाँ आपकी बात सुन लिए। आप कहते हैं कि आपकी फौज बहुत अच्छी है, बढ़नी चाहिए। देखिए राम साहब, आप जो कह रहे हैं ये पाकिस्तान की फौज जो आज कह रहे हैं कि आईएमएफ कह रहा है कि ये 30% कम होनी चाहिए। देखिए ये नहीं करेंगे। पूरा पाकिस्तान की फौज के बारे में आपको जो मैं बता दूं, देखिए उनके टोटल 9 कोर्स जो हैं, उनके मैं संख्या की बल की बात नहीं करता हूं, उन 9 कोर्स में जितने भी हैं 80% वहां पर फौजी फाउंडेशन चलता है। ठीक है। 100 बिलियन डॉलर की इनकी इकोनॉमी है पाकिस्तान के। को शायद इस पर ये पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, शायद कैसे पर्दा डाल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास आज वक्त इतना ही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत जो है वो मजबूती के साथ खड़ा है एलएसी पे भी और एलओसी पर भी, कि दुश्मन ने अगर आंख दिखाई तो फिर ये आंख झुकेगी नहीं, आंख में आंख डालकर बात करेंगे और उसी तरह से जवाब भी देंगे। ताल ठोक के मैं अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।